नमस्कार, काइजन क्लासेस की इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम अब से पहले इकोनॉमी की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, बेसिक जानकारी हम जान चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है पहले आप उन वीडियोज़ को कवर कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। इससे पहले की वीडियोज़ में हम समझ चुके हैं कि सतत विकास क्या है, सिंपल विकास क्या है, वृद्धि किसको कहते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में हमने समझा था सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, किस तरीके से हमने लक्ष्यों को सेट किया है और एक हमने ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से हम सतत विकास लक्ष्यों को याद कर सकते हैं। उसको जानने के बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज हम कुछ इंडेक्स पे बात करेंगे और जैसे रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पहली रिपोर्ट का नाम हो जाता है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDR, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहां से डायरेक्ट सवाल आयोग आपसे पूछता है, तो सीधे तरीके से आप मेरे साथ एज इट इज नोट्स बनाते चलिए। वैसे हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप इस पीडीएफ को जो है टेलीग्राम से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ आपको बताऊंगा वो आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सतत विकास रिपोर्ट की। सतत विकास हमने जान लिया, सतत विकास लक्ष्यों को हमने जान लिया। अब रिपोर्ट देखेंगे कि रिपोर्ट क्या काम करती है। पहली बात, वर्ष 2012 से यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया, इसको स्थापित किया गया। किसको? इस रिपोर्ट को। दूसरा पॉइंट है सतत विकास लक्ष्यों के लिए किए जा रहे कार्यों को विभिन्न देशों के स्तर पर देखना इस रिपोर्ट का काम है। यानी ये रिपोर्ट किस लिए लाई जाती है कि जो हमने सतत विकास लक्ष्य देखे थे, हमने 17 गोल्स जो अपने देखे थे, उन 17 लक्ष्यों पर अलग अलग देशों में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, उस कार्य के आकलन के लिए यूएन द्वारा क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट, इसका जारीकर्ता कौन है, इसको जारी कौन करता है, इसको रिलीज कौन करता है। यहां से आपको सवाल देखने को मिल सकता है कि एसडीआर को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, सतत विकास सामाजिक नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क। सतत विकास सामाजिक नेटवर्क वो संस्था है जो एसडीआर को जारी करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 2024 में, आप अगर इस वीडियो को 2024 के बाद से देख रहे हैं तो उस समय इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल की बात मैं करूं, वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग रही एसडीआर में 109, 109 रही है आउट ऑफ 166। 166 देशों में भारत की रैंक 109वीं रही है, बहुत बुरी नहीं है, हमें अभी भी प्रयास करने बाकी है। अगर हम सिर्फ टॉप 3 कंट्री की बात करें जो इस रिपोर्ट में टॉप पर रहे हैं, फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है, सेकंड नंबर पे स्वीडन का नंबर आता है और थर्ड पोजीशन डेनमार्क ने कब्जा किया है। ये एसडीआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट चीजें देखते हैं। जिस तरीके से यूएन की एक संस्था एसडीएसएन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उनका असेसमेंट करती है, उनका आकलन करती है, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसी तरीके से ताकि हमारी जो रैंक आई है 109 उसको हम सुधार सके, इसी के लिए हम भारत में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करते हैं और उसको कहा जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। बिल्कुल उसी तर्ज पर हम भारत में, जैसे एसडीएसएन अलग अलग देशों के स्तर पर उसको चेक करता है, इसी प्रकार एसडीजी इंडिया इंडेक्स भारत में अलग अलग राज्यों के स्तर पर चेक करता है कि किसी राज्य ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स के लिए किस प्रकार का कार्य किया है, उसका आकलन किया जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। यहां से आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, पहली और जरूरी बात, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। अब यहां पर आपके लिए एक सवाल है, आप नीति आयोग, जो शब्द है नीति, उसकी क्या फुल फॉर्म होती है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना उससे संबंधित नोट्स तैयार कीजिए। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, कब बनाया गया, किसको रिप्लेस करके बनाया गया, यहां से सवाल आपसे पूछ सकता है। नीति आयोग प्रति वर्ष इसको जारी करता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को। अच्छा, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में प्रत्येक राज्य के प्रयास का असेसमेंट करता है, उसका आकलन करता है।
नीति आयोग के द्वारा इसका जो असेसमेंट किया जाता है, उसको मापने का, असेसमेंट करने का एक पैमाना है, एक स्केल है, और वो स्केल आपसे पूछा जा सकता है। पैमाना, स्केल की बात कर रहे हैं। एक स्केल है नीति आयोग के पास में, 0 से लेकर के 100 तक उस पर अंक लिखे हैं। वो क्या करता है, किसी राज्य का असेसमेंट करता है और उस असेसमेंट के आधार पर उसको मार्क देता है, उसको अंक देता है, और उन्हीं अंकों के नाम से, उन्हीं अंकों के आधार पर हम उस राज्य को इन कैटेगरीज में रखते हैं। हमने 4 कैटेगरी बनाई है। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कहता है अगर किसी राज्य को 0 से लेकर के 50 तक अंक प्राप्त होते हैं तो उस राज्य को हम आकांक्षी राज्य की श्रेणी में रखते हैं, यानी एस्पायरेंट स्टेट की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। दूसरा, अगर किसी राज्य को 50 से लेकर के 64 तक, 50 से लेकर के 64 तक अगर उसको नंबर प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, यानी परफॉर्मर स्टेट है। तीसरा, अगर किसी को अंकों की प्राप्ति होती है 65 से लेकर के 99 के बीच में तो उसको कहा जाता है कि अग्रणी राज्य है, यानी फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी को 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं तो कहा जाता है कि उस राज्य ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात एसडीजी के लिए उसके प्रयास बेहतर हैं, और उसको हम अचीवर की कैटेगरी में रख देते हैं। ये 4 कैटेगरी हैं। किसको कितने अंक पे क्या नाम दिया जाता है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको इस तरीके की चीजों में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल और उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनकर उपजे हैं। ये मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 2023-24 है उसमें केरल और उत्तराखंड ये कैसे राज्य बनकर के उभरे हैं, अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं, अर्थात फ्रंट रनर की कैटेगरी में आए हैं। एक बहुत अच्छी बात है जो हमारे लिए याद रखने में आसानी करेगा, और वो क्या है कि भारत का कोई भी राज्य ना तो आकांक्षी की श्रेणी में है, यानी एस्पायरेंट स्टेट की कैटेगरी में है, और ना ही भारत का कोई भी राज्य अचीवर की श्रेणी में है। यानी जो भी, अगर आपको एक लॉजिकल तुक्का मारना हो तो तुक्के मारने का तरीका है कि आपके पास में 2 ही कैटेगरी में स्टेट कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। या तो क्या हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन करने वाला हो, और या तो फिर क्या हो, अग्रणी राज्य हो। हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में उसको रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहाँ लाई कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 ही हैं। कोई भी किस कैटेगरी में नहीं है, कोई भी आकांक्षी राज्य की श्रेणी में नहीं है, और कोई भी अचीवर्स की श्रेणी में नहीं है। इन्हीं 2 में से होगा। ये बात मैंने यहाँ नोट करके लिख दी कि कौन से 2 राज्य हैं जो अग्रणी बनकर के उभरे हैं। ये हो जाता है हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इससे संबंधित आप चीजें देखते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर जब भी आप इसको देखेंगे, नेक्स्ट ईयर जो भी रिपोर्ट रहेगी, किस राज्य का कौन सा स्थान रहेगा, आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट का देख लीजिए कि आपका स्टेट किस जगह पे लाई कर रहा है। हो सकता है आपसे संबंधित जो आयोग है वो आपसे उसी राज्य से संबंधित सवाल पूछे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। यहां से अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछता है। हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के लक्षण कैसे हैं, उसकी किस तरीके की प्रॉपर्टी उसमें देखने को मिलती है। एक एक करके चीजों को समझते चलते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था है। दोनों पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। कैसी अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित है और विकासशील है। डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है भारत। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि पर आधारित होने का मतलब है कि भारत में अधिकांश लोगों को रोजगार की प्राप्ति फिलहाल भी किस सेक्टर से हो रही है, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रही है। इसलिए हमने क्या कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। हमने बताया था जब हमने इकोनॉमी को बांटा था कि कितने प्रकार की इकोनॉमी हो सकती थी, तो हमने देखा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। हमने उसमें ज्वलंत एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अगर हम देखें कि ये विचार किसने दिया था, तो इसमें हमने आपको नाम बताया था, जेएम कीन्स नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के तत्व देखने को मिलते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत उसका उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, हमने कहा अल्प विकसित है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां से आयोग जब स्टेटमेंट वाले सवाल बनाता है तो आपके लिए इन स्टेटमेंट्स को रखता है और कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, निम्नलिखित में से उसके कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो वो कारणों पर चर्चा हो रही है। पहला कारण है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का निम्न योगदान। हमने बताया था आपको कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकांश लोगों को रोजगार मिलता है, या हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र अधिकांश लोगों को रोजगार तो प्रोवाइड कराता है, बट उसका जीडीपी में अर्थात देश के कुल पैसे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका योगदान, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो अभी भी लो बना हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ रही है। नेक्स्ट, दूसरा कारण, अधिकांश रोजगार का कृषि क्षेत्र में पाया जाना। हमने कहा था कि जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होगा, जैसे जैसे कोई देश डेवलपिंग से या अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेगा, उसमें जो रोजगार का स्तर है वो प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करेगा। पर यहाँ पे अभी भी क्या बना हुआ है, अधिकांश रोजगार किस क्षेत्र में मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में मिल रहा है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखने को मिलता है। तीसरा कारण हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का लो होना। अभी भी भारत में पर कैपिटा इनकम लो है बिकॉज ऑफ अधिकांश लोग कहां रोजगार पा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में, और प्राइमरी सेक्टर में जो लोग रोजगार पाते हैं उनकी आय कंपैरेटिवली कम रहती है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तुलना में। नेक्स्ट है जनसंख्या की वृद्धि दर का अधिक होना। जनसंख्या की वृद्धि दर यहाँ पे जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। एक बात यहाँ पे ऐड करता हूँ कि जनसंख्या, जब हम देखेंगे आगे विकास के कारकों पे बात करेंगे कि किसी देश में विकास हो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं, तो विकास के कारकों में अर्थशास्त्री कहते हैं कि विकास के कारकों में जनसंख्या भी एक कारक है। कि किसी देश में विकास हो उसमें जनसंख्या भी सहायक होती है। पर जनसंख्या जब तक केवल एक नंबर है, यानी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जब तक अनस्किल्ड है, जब तक उसके पास स्किल नहीं है, तब तक वो उस देश पर एक बोझ है, उस देश पर एक बर्डन है। पर जब किसी देश की जनसंख्या को, वो भी वर्किंग पॉपुलेशन को, जब हम स्किल्ड कर देते हैं, उसको हम शैक्षिक योग्यता, उसको हम कौशल प्रदान कर देते हैं, तो तब वो हमारे लिए एक फ्यूल का काम करती है, तब वो हमारे लिए एक असेट का काम करती है, मानव पूंजी बन जाती है। फिलहाल भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है और वो भी स्किल्ड नहीं है, इसलिए ये अल्प विकसित होने का एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या का मानव पूंजी में न बदल पाना, जो बात अभी हमने समझी। नेक्स्ट है बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, यानी श्रम शक्ति 15 से लेकर के 59 तक, 15 से लेकर के 59 तक का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड। क्यों है? क्योंकि उसके पास में कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, इसलिए उसको बेहतर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है, श्रम शक्ति बेरोजगार है। नेक्स्ट है गरीबी का उच्च स्तर पाया जाना। भारत में अभी भी गरीबी का उच्च स्तर पाया जाता है, जिस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण बन जाती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखने को मिलती है। यहां से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंडेक्स पे बात करते हैं। इंडेक्स का नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बार बार यहां से परीक्षाओं में सवाल पूछता है। इस बार भी 2024 में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें यहां से सवाल पूछा गया। देखते हैं क्या है। एचडीआई वर्ष 1990 से यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष इस सूचकांक को जारी किया जाता है। दो चीजें हैं, कब से स्टार्ट हुआ, 1990 से। कौन सी संस्था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या करता है, इसको प्रतिवर्ष जारी करता है, यूएनडीपी। पॉइंट पे नोटेड, यूएनडीपी। इस तरीके से आपसे सवाल पूछता है, कौन संस्था किस सूचकांक को, किस रिपोर्ट को जारी करती है, उससे सवाल पूछता है। जैसे अभी हमने देखा, इससे पहले एसडीआर हमने देखा, उसको एसडीएसएन जारी करता है, और यहाँ पे एचडीआई हम देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम देख रहे हैं, उसको कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा,
क्या काम करता है ये इंडेक्स? क्या करता है? विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विकास के विभिन्न मानकों पर प्रयासों का आकलन करता है, यानी विकास के लिए कोई देश किस प्रकार के प्रयास कर रहा है उन पैरामीटर्स की जांच करता है। कौन? ये इंडेक्स। वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत की रैंक रही है 134 आउट ऑफ 193। 134वां स्थान मिला है 193 देशों में भारत को। ये भारत की रैंक है, 2023-24 की है। आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस वर्ष की क्या रैंक है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यूएनडीपी की हमने बात करी कि यूएनडीपी इसको जारी करता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे लेते हैं यूएनडीपी के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। कौन? यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र का जो वैश्विक विकास का नेटवर्क है उसका एक हिस्सा है यूएनडीपी। अगर हम यूएनडीपी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यूयॉर्क में है। ये आपको ध्यान रखना, एक फैक्ट यहां पे तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर, किन पैरामीटर्स पर तैयार किया जाता है। यानी जो यूएनडीपी है वो किसी देश में विकास के मानकों को चेक कर रहा है, उसमें किन किन चीजों को देखता है। तो वो 3 पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर यूएनडीपी किसी देश के लिए इंडेक्स तैयार करता है, उसकी रैंक बताता है। पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ, दूसरा है शिक्षा और आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इन 3 पैरामीटर्स को यूएनडीपी चेक करता है किसी भी देश में, और इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर ही उस देश की रैंक तैयार करता है, इंडेक्स में उसको एक पोजीशन प्रोवाइड करता है। अगर हम एचडीआई की अवधारणा की बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है एचडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब से हुआ, तो उसके लिए 2 अर्थशास्त्री है, महत्वपूर्ण नाम है, उनको याद रखना है। पहले अर्थशास्त्री का नाम है महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, और उनके साथ है अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भारतीय अर्थशास्त्री है। इन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम किससे जुड़े हुए हैं? इन दोनों के नाम जुड़े हुए हैं एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, सूचकांक का पैमाना यानी पैरामीटर। जिस तरीके से हमने देखा था कि नीति आयोग के पास एक पैमाना है, ऐसे ही यूएनडीपी के पास भी एक पैरामीटर है, एक पैमाना है, एक मेजरमेंट करने का तरीका है, और उसमें जो अंक लिखे रहते हैं वो 0 से लेकर के 1 तक के अंक लिखे रहते हैं। उन्हीं में से किसी भी देश को रैंकिंग दी जाती है। किसी को 0.01 मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को 0.69 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही सभी के अंक लाई कर रहे हैं। कई बार तो इस तरीके के सवाल भी पूछ लेता है। नेक्स्ट रिपोर्ट पे बात करते हैं। रिपोर्ट का नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जारीकर्ता का नाम, कौन जारी करता है? सतत विकास सामाजिक नेटवर्क, वही एसडीएसएन जारी करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं, किन किन आधारों पर इस रिपोर्ट को तैयार करता है? ऐसे हमारे पास 6 फैक्टर हैं, 6 कारक हैं। कौन कौन से हैं? किसी देश में सामाजिक सहयोग, सोशल कोऑपरेशन लोगों के बीच में किस प्रकार का है, उसको चेक करता है। दूसरा, उस देश में लोगों की आय के स्तर को चेक करता है। तीसरा, वहां लोगों के स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उसको चेक करता है। उस देश में चयन की स्वतंत्रता कितनी है, यानी राइट टू चॉइस कितना है, वहां लोगों को चुनने की आजादी कितनी है। किसी सेक्टर में मुझे काम करना है, मैं किस तरीके के ऑक्यूपेशन को अपनाना चाहता हूं, मैं किस तरीके का काम करना चाहता हूं, यानी वहां छूट कितनी प्रदान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां सरकार कंट्रोल करती हो, सरकार बताती हो कि क्या चीज आपको प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, कब प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए प्रोड्यूस करनी है। कहीं इस तरीके से कंट्रोलर की भूमिका में तो नहीं है सरकार। ये चेक करता है एसडीएसएन, चयन की स्वतंत्रता को देखता है, भ्रष्टाचार का बोध देखता है, और देखता है उदारता, यानी वहां पर सरकार किस तरीके से जनता के लिए, उद्योगपतियों के लिए, बाकी सेक्टर्स के लोगों के लिए किस प्रकार से उदारता, लिबरल हो रही है। ये 6 पैरामीटर चेक करता है एसडीएसएन, और फिर वहां पे एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें हम कहा जाता है विश्व खुशहाली, यानी लोगों की हैप्पीनेस को देखता है, हैप्पीनेस के स्तर को चेक करता है कि वहां पे हैप्पीनेस का क्या रैंक है। अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत को 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खुशहाल देश पाया गया है उसका नाम है फिनलैंड। अगर हम सबसे लोएस्ट कैटेगरी की बात करें तो अफगानिस्तान ऐसा देश है जहां लोग सबसे कम खुश हैं। आपको पता है तालिबान का राज है हाल फिलहाल में वहां पे, तो वहां खुशी का स्तर सबसे कम है दुनिया में, इसलिए सबसे नीचे का स्थान प्राप्त हुआ है, और सबसे ऊपर वही फिनलैंड टॉप किया है। नेक्स्ट सूचकांक पे बात करते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
GGGR के बारे में करते हैं, इसको कई बार लिखा रहता है GGGR, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। चलिए, जारीकर्ता का नाम महत्वपूर्ण है, जारीकर्ता का नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जारी किया जाता है। अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक रही है 129, 129 आउट ऑफ 146। 2023 में, ये 2024 की रैंक है, 2023 में भारत की रैंक थी 127वीं, इस बार कितनी हुई है, 129वीं। तो आप मुझे बताइए 127 से हम 129 पे पहुंचे हैं, क्या भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है या भारत की रैंकिंग को बढ़ाया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, शीर्ष देश की अगर मैं टॉप कंट्री की बात करूं तो इसमें आइसलैंड है, जो लैंगिक अंतराल सूचकांक में टॉप स्थान पर है। अगर हम इसके पैमाने की बात करें, स्केल की बात करें तो सेम है, 0 से 1 तक सभी को अंक प्रदान किए जाते हैं। जिस देश को एक अंक मिलता है, पूरा एक अंक मिलता है, वहां का मतलब है कि वहां पूर्ण समानता है। यहां से सवाल बनाया जा सकता है कि अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, जिसमें पैमाना 0 से 1 के बीच होता है, अगर वहां किसी देश को एक अंक प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण समानता, पूर्ण असमानता, कुछ समानता, कुछ असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ एक का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण समानता। अगर किसी देश को 0 अंक प्राप्त होता है तो उसका मतलब होता है उस देश में इनइक्वालिटी मौजूद है, पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है, पूर्ण असमानता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये 4 से 5 इंडेक्स इस छोटी सी वीडियो में समझ में आए होंगे। इन सभी को आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके आने वाली परीक्षाओं में ये इंडेक्स काम आएंगे। इसमें अपडेट करते रहना है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो अपने हिसाब से इसमें रैंकिंग जो भारत को मिली है, कौन जारी करता है, ये सब चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और उसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। धन्यवाद।